क्लास हमने लास्ट प्रश्न देखा था, किसके द्वारा अपने पद की शपथ नहीं ली जाती है। तो ये हो जाएगा लोकसभा स्पीकर जो होता है ये, इसके द्वारा अपने पद की शपथ नहीं ली जाती है, क्योंकि यह पहले से ही जब ये लोकसभा का सदस्य होता है अपने पद की शपथ ले लेता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान, ये बताना है कहाँ पर कितनी सीट हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी सीट हो जाएंगी, ये 42 हो जाएंगी। तेलंगाना की ये 17 हो जाएंगी। हरियाणा में 10 सीटें हो जाएंगी। तो बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में कितनी हो जाएंगी, 25 सीटें हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, मोस्टली एग्जाम में। तो संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं तो किसके अंदर आता है, ये 53 के अंदर आता है। 52 के अंदर क्या आता है क्लास, 52 की बात करते हैं, यहाँ पर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 के अंदर आता है। 50 के अंदर क्या आता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना। कार्यपालिका और न्यायपालिका का, अगर ये कार्यपालिका और न्यायपालिका इन दोनों को अलग होना पृथक्करण किसके अंदर आता है, आर्टिकल 50 के अंदर आता है। अगर हम राष्ट्रपति की रीतियों की बात करते हैं वो 55 के अंदर आता है। महाभियोग की बात करेंगे तो किसके अंदर आ जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के अंदर आ जाएगा। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है तो आर्टिकल 60 के अंदर दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है क्लास, सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, यहाँ पर बताना है किसने कौन सी किताब लिखी है। तबकात ए नाशरी, तारिक ए फ़िरोज़शाही, फतवा उल सलातनी, कामिल उत तवारीख। क्लास इनकी बात करते हैं तकवा ए नासरी। तो तकवा ए नासरी किसने, सिराज के द्वारा लिखी गई थी, यानी ए का सेकंड हो जाएगा। मिनहास उल सिराज के द्वारा तकवा ए नासरी पुस्तक लिखी गई थी। तारिक ए फ़िरोज़शाही तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। तारिक ए फ़िरोज़शाही किसने, जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। फतुउन सलातीन की बात करते हैं तो ये किसने लिखी थी, तो ई शामी ने लिखी थी। सी का फर्स्ट हो जाएगा, अब्दुल हक मलिक इशामी ने क्या लिखी थी, फतवा उल सलातनी लिखी थी। कामिल उद तवारीख तो शेख अब्दुल हसन ने लिखी थी। कामिल उद तवारीख किसकी पुस्तक है, ये शेख अब्दुल हसन की पुस्तक है। इन सभी पुस्तकों को आपको याद रखना है। ये आर ओ का जो सचिवालय का एग्जाम है, या लखनऊ या फिर आर ओ जो इलाहाबाद का है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का दास नहीं था, ये बताना है मोहम्मद गोरी का दास कौन सा नहीं था। तो मसूद शाह, डी ऑप्शन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ये मोहम्मद गोरी का दास नहीं था। यलदूज, कुबाचा और ऐबक ये तीनों क्या थे, मोहम्मद गोरी के दास थे। जो मोहम्मद गोरी था ये तुर्क राज्य की इसने स्थापना की थी। कहाँ का था ये, तुर्क राज्य की इसने स्थापना की थी। आपको बताना है तराइन का युद्ध कब हुआ था। तराइन का युद्ध कब हुआ था, यह आपके लिए प्रश्न है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा क्लास, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है ये लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सिरपुर का ये लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा क्लास, ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये गुप्तकालीन मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर कैसा है, ये
गुप्तकालीन है ये, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। लक्ष्मण मंदिर जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये कैसा है, ये गुप्तकालीन मंदिर है ये। अगला प्रश्न है, पांड्यों की बंदरगाह राजधानी क्या थी? जो चोरचिल पांडे थे, इनमें पांडे, इनकी बंदरगाह राजधानी कौन सी थी? तो कोरकई। इनकी राजधानी कौन सी जगह? कोरकई। इसको किस नाम से जानते हैं? कालवी के नाम से भी इनको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कालवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पर क्या था, जो ये बंदरगाह था ये किस लिए फेमस था? तो मोतियों के लिए फेमस था। ये बंदरगाह किस लिए थे? मोतियों के लिए ये फेमस था। पांड्यों की जो बंदरगाह राजधानी थी वो कौन थी? कालवी या कोरकई थी। ये मोतियों के लिए फेमस थी ये। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये बताना है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन, पूना सेवा सदन, सोशल सर्विस सदन और सेवा समिति, इसमें बताना है कौन सा इसमें गलत है। क्लास, मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 में की गई थी, ये हमारा गलत हो जाएगा। किसने की थी? ब्रेसलिंगम पतलू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ब्रेसलिंगम पतलू के द्वारा मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 में की गई थी। पूना जो सेवा सदन था 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। सोशल सर्विस सदन की स्थापना 1911 में की गई थी और सेवा समिति की स्थापना कब की गई थी? 1914 में। इस क्रम को आपको क्लास याद रखना है। सेवा समिति 1914, सोशल सर्विस सदन की स्थापना 1911 में, मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 में की गई थी और पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में की गई थी। अगला प्रश्न है क्लास ये, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र, प्रेसिडेंसियों एवं प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई थी? यहाँ पर विधान परिषद की स्थापना बोल रहे जब केंद्र में और प्रांतों में कब की गई थी यहाँ पर? तो क्लास ये 1800 कब की गई थी? 1861 में। 1861 में केंद्र में, प्रेसिडेंसियों में और प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई थी। क्लास यहाँ पर एक पॉइंट आपको और रखना है, काउंसिलिंग में गैर सरकारी सदस्यों की भी नियुक्ति की गई थी। 1861 में ही जो काउंसिलें होती थी उसमें भी गैर सरकारी जो सदस्य होते थे उनकी भी नियुक्ति की गई थी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। क्लास अगला प्रश्न है 59 है, सही क्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो प्रश्न क्या हो जाएगा क्लास, ये देखना है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, गांधी इवनिंग समझौता, मुस्लिम लीग की स्थापना या सीधी कार्यवाही प्रारंभ जब की थी मुस्लिम लीग के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्लास नीचे अगस्त प्रस्ताव था, ये 8 अगस्त 1940 को था। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, ये सितंबर 1931 में था। बात करते हैं मुस्लिम लीग द्वारा सीधा कार्यवाही दिवस, ये 1946 में। उसके बाद करते हैं गांधी इवनिंग समझौता, ये मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1931 को। मार्च 1931 में गांधी इवनिंग समझौता हुआ था। कार्यवाही दिवस को कब मनाया गया था? 1946 में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा, ए, डी, सी और वी, ए, डी, सी, बी। तो ए, डी, सी, बी हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक की तटीय मैदान क्या कहलाता है? ये हमें बताना है।
तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गुजरात से गोवा, गुजरात से गोवा तक का जो तट है इसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट के नाम से जानते हैं। गोवा से कर्नाटक, गोवा से जो कर्नाटक का तट है इसको किस नाम से जानते हैं? कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कन्नड़। ये कन्नड़ तट हो जाएगा। कर्नाटक से कन्याकुमारी की बात करेंगे, कर्नाटक से कन्याकुमारी के बीच में हमारा हो जाएगा कौन सा? मालाबार तट। देखिए, गोवा, गुजरात से गोवा कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक का कन्नड़ तट, और कर्नाटक से कन्याकुमारी के बीच में मालाबार तट हो जाएगा। क्लास, कर्नाटक में क्या पड़ता है? यहाँ पर मंगलोर पड़ता है। कर्नाटक में क्या है? ये मंगलोर है। तो कन्याकुमारी से मंगलोर के बीच में कौन सा तट हो जाएगा हमारा? ये मालाबार तट। कौन सा हो जाएगा हमारा? ये मालाबार तट हो जाएगा। यहीं पे प्रश्न में पूछा गया है मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में कौन सा तट पड़ता है, तो ये मालाबार तट हो जाएगा। यहीं पर एक प्रश्न और आपको याद रखना है, जो आंध्र प्रदेश था, ये आंध्र प्रदेश और किसके बीच में? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में कौन सा तट स्थित है? तो ये कोरोमंडल तट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में कौन सा तट पड़ता है? ये कोरोमंडल तट पड़ता है। गोवा से गुजरात के मध्य कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मध्य कन्नड़ तट, और कर्नाटक से कन्याकुमारी के मध्य मालाबार तट। इस पॉइंट को आपको क्लास याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्हर, रिहंद और उत्तरी कोयल नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? हमें बताना है। ये रिहंद नदी, उत्तरी कोयल नदी और कन्हर किसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी? ये सोन नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। क्लास, जो सोन नदी है दक्षिण की तरफ से गंगा में नदी में ये क्या हो जाएगी? ये गंगा। दक्षिण की ओर से ये क्या हो जाएगी? सोन नदी। एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण की तरफ से गंगा नदी में जाकर मिलती है। सोन कहाँ से निकलती है? जहाँ से ये नर्मदा नदी निकलती है, और दोनों ही नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। अगर नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से निकलती है, और ये नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है क्लास, सागवान सखुआ किस वन में पाए जाते हैं? सागवान सखुआ की बात करते हैं तो क्लास, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्या कहलाते हैं? ये सागवान सखुआ ये वन पाए जाते हैं। क्लास, बात करते हैं ये सखुआ वन की, इनसे क्या बनाया जाता है? तो रेल का फर्नीचर, रेल फर्नीचर में सखुआ की जो लकड़ी है या जो वन है इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा क्लास, प्लेंटिव्स जंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो क्लास, इस तरह के जो जंतु है ये कहाँ पाए जाते हैं बताना है आपको। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्लेंटिव जंतु कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जो ये जंतु है क्लास, ये हमारा पशु और पक्षी दोनों की श्रेणी में आता है। ये जंतु किस में आता है? पशु और पक्षी दोनों की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये ज़मीन में सुरंग बनाकर रहता है, ये पानी में तैर सकता है, ठीक है, और ज़मीन पर ये दौड़ सकता है, इसलिए इसको ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और यह पशु और पक्षी दोनों की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कैंटरबरी का मैदान कहाँ स्थित है? तो क्लास, कैंटरबरी का मैदान की बात करते हैं तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है,
और ये किस लिए फेमस है? गेहूं की कृषि के लिए फेमस है। यहाँ पर क्या किया जाता है? गेहूं की कृषि की जाती है। कैंटरबरी गेहूं की कृषि के लिए फेमस है और ये न्यूजीलैंड में इस तरह का मैदान पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्लास, पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर सेवन सिस्टर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर कौन सी झील हो जाएगी ये आपको बताना है। तो ये लोकटक झील हो जाएगी। कौन सी? लोकटक झील। और ये कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ पर है? ये मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क भी है। यानी यहाँ पर जो झील है इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, क्या नाम है? केवला लामजोआ। केवला लामजोआ यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क है तैरता हुआ। यहाँ पर जो घर तैरते हैं उनको फुंडिस के नाम से भी जाना जाता है। फुंडी, यानी इस झील में जो घर तैरते होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? फुंडी के नाम से भी जानते हैं। केमला लामजोआ यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है इस झील में। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको क्लास याद रखना है। और ये लोकटक झील कहाँ पर है क्लास? ये मणिपुर में स्थित है। ये कौन सा तापमान प्यास और खाने की इच्छा को नियंत्रित करता है? तापमान प्यास और खाने की इच्छा को जो नियंत्रित करता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस क्या करता है? ये भूख, प्यास और तापमान को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिक नामक हार्मोन का श्रवण करती है? ये बताना है। कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिक नामक हार्मोन का श्रवण करती है? तो क्लास इसका आंसर हो जाएगा हमारा तो ये पीनियल ग्रंथि जो होती है ये हमारे मेलाटोनिक नामक हार्मोन्स का क्या करती है? ये इसको स्रावित करती है। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। अगर हम पीनियल ग्रंथि की बात करते हैं, ये नींद, जागने के चक्र, शरीर का तापमान और मासिक धर्म को भी नियंत्रित करती है। हमें नींद कितनी आनी है कितनी नहीं आनी, हमारे जागने की प्रक्रिया, नींद की प्रक्रिया, शरीर के तापमान, इन सबको कौन सी? पीनियल ग्रंथि नियंत्रित करती है। ये अग्र मस्तिष्क के पृष्ठभाग में होती है। अग्र मस्तिष्क के पृष्ठभाग में कौन सी ग्रंथि होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। और यह मेलाटोनिक नामक हार्मोन्स को भी क्या करती है? स्रावित करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, T3, T4, एपिनेफ्रीन, अतिगल ग्रंथियां। तो क्लास जो T3 है इसका संबंध किससे था? तो T3 का संबंध हो जाएगा ट्राई आयोडोथायोरिन से हो जाएगा। T4 का संबंध किससे हो जाएगा क्लास? थायरोक्सिन से। T4 का संबंध थायरोक्सिन से हो जाएगा। एपिनेफ्रीन का संबंध एंडरलाइन से हो जाएगा। अतिगल ग्रंथि का संबंध ग्रोटर से हो जाएगा। गोइटर से किसका संबंध हो जाएगा? अतिगल ग्रंथि का। अगला प्रश्न है क्लास, कौन सा सूक्ष्म पोषक नहीं है? ये हमें बताना है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक नहीं है? अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो ये सूक्ष्म पोषक नहीं है। जो सूक्ष्म पोषक होते हैं पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनसे क्या होता है? सूक्ष्म पोषक क्या होता है? ये पौधे के विकास के लिए होते हैं। ये पौधे के विकास के लिए, जिसमें मैग्नीज होता है, जिंक होता है, मोलबिडेनम होता है। और क्या होता है इसके अंदर? मोलबिडेनम, मैग्नीज, जिंक होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? पौधे के विकास के लिए होते हैं ये। अगला प्रश्न है क्लास 70 हो जाएगा ये हमारा। राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो ये राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो ये हमारे आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं।
प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है। जो प्राकृतिक गैस होती हैं ये किसकी बनी होती है, हमें ये बताना है। तो प्राकृतिक गैस जो होती है ये मीथेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मीथेन की बनी होती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के विकिरण में लघु तरंगदैर्घ्य होती है? क्लास ये ऑप्शन दिए गए हैं, अवरक्त, परावैंगनी, रेडियो तरंगे और प्रकाश दृश्य प्रकाश तरंगे। हमें बताना है इसमें लघु तरंगदैर्घ्य किसकी होती है। क्लास हम तरंगदैर्घ्य की बात कर लेते हैं, इसका क्रम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी होती है? गामा होती है। गामा से ज़्यादा किसकी होती है? एक्सरे की होती है। इससे ज़्यादा किसकी होती है? परावैंगनी की। परावैंगनी से ज़्यादा दृश्य विकिरण की। इनसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य अवरक्त की। अवरक्त से ज़्यादा लघु रेडियो तरंगे। इनसे ज़्यादा दीर्घ रेडियो तरंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अवरक्त है, अवरक्त तो ये रही। परावैंगनी, परावैंगनी ये रही हमारी। रेडियो तरंगे तो लघु रेडियो और दीर्घ रेडियो तरंगे ये रही। और दृश्य प्रकाश ये रही। तो इसमें लघुत्तम किसकी हो जाएगी? परावैंगनी किरणों की हो जाएगी। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले गामा एक्सरे, उससे ज़्यादा परावैंगनी किरणों की, उससे ज़्यादा दृश्य प्रकाश किरणों की होती है, दृश्य विकिरण किरणों की, फिर अवरक्त किरणों की, लघु रेडियो और दीर्घ रेडियो तरंगों की सबसे ज़्यादा हमारी क्या होती है? तरंगदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न है, इस व्यक्ति दिए गए हैं, इनका जन्म स्थल दिया गया है, इनको हमें मैच करना है। निजामुद्दीन औलिया, टोडरमल, शेख फैजी और मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये हमें बताना है। तो इसमें से गलत बताना है। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये बदायूं में हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। टोडरमल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हमारा बुलंदशहर गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर हुआ था? सीतापुर में। टोडरमल का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये सीतापुर में हुआ था। शेख फैजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये आगरा में। मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये प्रयागराज से संबंधित है। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में, शेख फैजी आगरा में, टोडरमल का जन्म सीतापुर में और निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये बदायूं में हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद उत्तर प्रदेश के किस जिले में जन्म लिया था? तो क्लास जो मुंशी प्रेमचंद्र थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1880 में। मुंशी प्रेमचंद्र का बचपन का नाम क्या था? तो धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, 1880 में हुआ था। इनकी जो रचनाएं थी, गोदान थी, गवन थी, कर्म भूमि थी, मानसरोवर थी और ईदगाह। इन सभी रचनाओं को आपको याद रखना है। कौन सी? गोदान, कर्म भूमि, मानसरोवर, ईदगाह। ठीक है, तो ये किसकी थी? मुंशी प्रेमचंद्र की ये सभी रचनाएं थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ में एपीजे अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो लखनऊ में एपीजे अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2000 में की गई थी। कब की गई थी? ये 2000 में की गई थी। आपको लखनऊ के बारे में दो चीज़ें और बतानी है। लखनऊ में क्या क्या चीज़ स्थित है? ये 76 प्रश्न हो जाएगा ये। आवागढ़ का किला, विजयगढ़ का किला, चुनार का किला और रामनगर का किला, ये कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं आवागढ़ का किला तो ये एटा में स्थित है। विजयगढ़ का किला ये सोनभद्र में हो जाएगा। चुनार का किला कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। रामनगर का किला कहाँ पर है? वाराणसी में। तो इन प्रश्नों को याद रखना है। रामनगर का किला कहाँ पर है? तो रामनगर का किला हो जाएगा मिर्ज़ापुर में।
चुनार का किला वाराणसी में। विजयगढ़ का किला कहाँ पर हो जाएगा? सोनभद्र में। और आवागढ़ का किला कहाँ पर है? ये एटा में स्थित है। ये अर्चन मुद्रास्फीति उस मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है जो होती है। हमें बताना है अड़चन मुद्रास्फीति क्या होती है। जी, अड़चन मुद्रास्फीति होती है, इसको बोला जाता है जब आपूर्ति तेजी से गिरती हो और मांग स्थिर रहती हो तो इसे क्या बोला जाता है? अड़चन मुद्रास्फीति बोला जाता है। नहीं, मांग तो स्थिर रहेगी और आपूर्ति हमारी क्या होगी? तेजी से गिरने लगती है, तो उसे बोलते हैं अड़चन मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है शू लेदर कॉस्ट संबंधित है। तो शू लेदर कास्ट का जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। तो ये मुद्रास्फीति से संबंधित हो जाएगा। मुद्रास्फीति से संबंधित क्या है? शू लेदर कास्ट। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास। राष्ट्रीय वन नीति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और वन संरक्षण अधिनियम, इनको हमें बताना है। जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रीय वन नीति, तो राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति ये 2006 में। और वन संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो ये कब आया था? 1980 में। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में और वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? ये 1980 में ये हुआ था। निम्नलिखित में से सर्वाधिक दशक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक दशक वृद्धि दर की बात करते हैं तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसकी जो दशक वृद्धि दर थी कितनी थी? ये 26%। और हम बात करते हैं मेघालय की, इसकी दशक वृद्धि दर कितनी है? 27.9%। मेघालय की कितनी हो जाएगी? 27.9% हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? 26% है। ये दशक की वृद्धि दर आपको याद रखनी है। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको देखने के लिए और मिल सके।